नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज ही के दिन इमरजेंसी लगी थी जिसमें कि लाखों करोड़ों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ था और हजारों लोगों को अपनी जान से हाथ धोने पड़े थे। लेकिन उससे भी बड़ी इमरजेंसी फिलहाल दिल्ली में लगी हुई है, भारतवर्ष में लगी हुई है। यह इमरजेंसी है महामारी की। ये इमरजेंसी है दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए कुछ आड़तियों की, जिनके पेट के ऊपर लात पड़ी है, डंडा पड़ा है सरकार का, जिसने सीधे ही पूरा एमएसपी का पैसा किसानों के अकाउंट में देना शुरू कर दिया है। लेकिन आज हम दोनों विषयों के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों ही महामारी से भी बढ़कर हैं। एक तरफ है अरविंद केजरीवाल और दूसरी तरफ है राकेश डकैत। अरविंद केजरीवाल, जिसने कि इस पैंडेमिक का पूरा लाभ उठाते हुए इन आंदोलनकारियों आड़तियों को बॉर्डर पर बैठाया, सभी प्रोटोकॉल्स जो कि इस महामारी के दौरान लगाए गए थे उन सबको दरकिनार करते हुए दूसरी वेव को फैलाने में जिन्होंने सबसे बड़ा सहयोग किया, उसी आंदोलन को जीवित रखने के लिए, उस आंदोलन के द्वारा पोषित पश्चिम बंगाल में इलेक्शन को ममता बानो जैसी हिटलर को जितवाने के लिए जो खेला दिल्ली के अंदर खेला गया था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैठाई गई जांच ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप और हम सभी जानते हैं किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और राघव चड्ढा ने सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि हमको तकरीबन 1100 से अधिक मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर क्राइसिस बहुत तगड़ा है। यहां पर भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश से भी लोग इलाज करवाने आ रहे हैं, इसलिए यहां हमको आवश्यकता है। पूरा खेला खेला गया। रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई और कहा गया कि हमें सिर्फ 400 मीट्रिक टन दी गई, फिर कहा 500 मीट्रिक टन, फिर 550, फिर 700, फिर 900, फिर 1100। इस तरीके से डिमांड बढ़ती चली गई। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने कहा कि कोई रईस ज्यादा भी इससे जल्दी अपनी गाड़ियां और कपड़े नहीं बदलता जितनी जल्दी से आपकी डिमांड बदल रही है, तो इस पर एक ऑडिट बैठा देते हैं। ऑडिट की बात आते ही दिल्ली की सरकार अपनी डिमांड को 40% तक रिड्यूस कर देती है और उसके बाद में सारा का सारा खेला शांत हो जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का खेला भी शांत हो चुका था। इस प्रकार से वामपंथियों की जो लॉबी होती है वो भले ही फेस बदल करके आए, 35 साल के बाद एक बार फिर से 10 साल का राज लेकर के हिटलर दीदी जरूर आई है। वो बगदीदी भी वामपंथियों की सर्वप्रिय दीदी है और उसी को पोषित करने के लिए अरविंद केजरीवाल यहाँ दिल्ली में राजनीति खेल रहे थे, ऑक्सीजन खेल रहे थे। लेकिन इस खेल के दौरान हजारों लोग प्रभावित हो गए। सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी का कहना है कि जहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार यहां डिमांड बढ़ा रही थी, खुद सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बना रहा था कि 700 मीट्रिक टन तो देनी ही देनी है। उन्हीं जजों को खरीदने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 5 स्टार होटल्स की पूरी योजना बना ली थी, बुकिंग कर ली थी कि इन सब जजेस को मैं किसी हॉस्पिटल में नहीं जाने दूंगा, बल्कि 5 स्टार होटल में, अशोका जैसे होटल में मैं इनको भर्ती करवाऊंगा। और वो जज बहुत खुश हुए और उन्होंने इस खुशी में केंद्र सरकार को घसीट दिया और कहा 700 मीट्रिक टन तो आपको देना ही देना है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें न्यूज़पेपर में आ चुकी हैं। कब डिमांड बढ़ी, कब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इतनी डिमांड पूरी करनी है अरविंद केजरीवाल साहब की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में केंद्र सरकार ने जो ऑडिट लगाई सुप्रीम कोर्ट के तहत, उसमें यह बात आई कि अरविंद केजरीवाल ने 4 गुना डिमांड रखी थी। अब क्या अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था? क्या उस सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था, जो अपनी दूरदर्शिता की वजह से अपनी पीठ थपथपाता रहता है, जो हमेशा अपनी ही शेखी बघारता रहता है? उसको नहीं पता था कि दिल्ली के अंदर कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने बेड्स हैं, उन बेड्स पर कितनी ऑक्सीजन की डिमांड है? लेकिन आज जब क्योंकि पानी बह चुका है, क्योंकि हजारों लोग खुद इस ऑडिट का कहना है कि 12 राज्यों के अंदर क्राइसिस पैदा हो गया ऑक्सीजन का, क्योंकि दिल्ली के अंदर सारी की सारी ऑक्सीजन आ रही थी। ये क्राइसिस की वजह से कितने लोगों की मृत्यु हुई। आज जब पानी बह गया, लोग मर गए, प्रभावित हो गए, उसके बाद में बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की वजह से पूरे देश के अंदर ये क्राइसिस पैदा हो गया। और यहां पर विपक्ष लगातार राजनीति खेल रहा है। कभी बताता है कि वैक्सीन की कमी है, कभी कहता है विदेश भेज दी गई। खुद के राज्य जमीन में गाड़ रहे हैं, खुद के राज्य डस्टबिन में फेंक रहे हैं, खुद के वेंटिलेटर्स
कूड़ेदान में पड़े हुए हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति के चलते नरेंद्र मोदी की कुर्सी कैसे छीनी जाए, सिर्फ इसके ऊपर सबकी जुगत लगी हुई है। और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक अपनी अदूरदर्शिता की वजह से इस पेंडेमिक को और ज्यादा घातक बनाते जा रहे हैं। और जनता केवल बहकती जा रही है विपक्ष के उस प्रोपेगेंडा के चलते हुए जिसको वो बड़े ही अच्छे तरीके से बुन रहे हैं। सरकार की भी कमी है कि वो अच्छी तरीके से अपनी बात नहीं रख पाती, केवल वेट करती है कि कब सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर देगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने वही ऑर्डर दिया जिस प्रकार से शाहीन बाग का पानी गुजरने के बाद में उसने कहा सड़कों को जाम करके नहीं बैठ सकते, लेकिन अब फिर से सड़कों को जाम करके बैठे हुए ये आड़तियों की बात करूंगा। एमएसपी का पैसा अकाउंट में भले ही चले जाए, लेकिन आड़तिये वहीं पर बैठे रहेंगे। और बैठे क्यों रहेंगे? कुंडली में एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया, पंजाब में उसको कैद कर लिया गया। लड़की वहां पर रोती रही, बिलखती रही। उसको कहीं से अपना फोन मिला, उसने लोकेशन अपने घर वालों को भेजी और उन्होंने बताया कि मैं यहां पर कैद हूं और एक आंदोलनजीवी आड़तिये ने मुझे वहां से अगवा किया और यहां पर गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, लेकिन समझ नहीं आया कि कुंडली बॉर्डर के स्थानीय लोग अपनी बहन बेटियों को इसी प्रकार से उठवाते रहेंगे या फिर इन आड़तियों को भी कभी उठाएंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट जो कह रहा है शाहीन बाग गुजरने के तकरीबन 1 साल के बाद शाहीन बाग घेरा गलत किया, गैर संवैधानिक है, वो सुप्रीम कोर्ट अब कब जागेगा? और ये नाबालिग लड़कियों को अगवा करने का इन आड़तियों का कोई पहला केस नहीं है। इससे पहले भी एक नाबालिग लड़की को इसी प्रकार से अगवा किया गया था। उससे पहले एक पश्चिम बंगाल की लड़की के साथ में दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उसको कोरोना हो गया, वो मर गई। सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए उसका पूरा जनाजा निकाला गया, जिसके बाद में एक बार फिर से कोरोना के फैलने की, महामारी के फैलने की आशाएं, उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई और अगला वेरिएंट बड़ी खुशी खुशी भारतवर्ष में एंटर कर गया। यही अकेली बात नहीं, दिल्ली के बॉर्डर्स पर बहुत सारे लोगों को जहरीली गोलियां खिलाकर, सल्फास खिलाकर, उनको दारू पिलाकर, नशे में डुबो करके उनको खुद को गोली मरवाई गई। आत्महत्या का नाम दिया गया, उनको आग लगवाई गई, आत्महत्या का नाम दिया गया। जितने भी लोग आज ये कह रहे हैं कि बॉर्डर्स पर इतने लोग मर गए, इतने लोग मर गए, वो मरे नहीं, वो आत्महत्या नहीं, बल्कि वो हत्याएं हैं। और ये सारी की सारी चीजें प्लान्ड हैं राकेश डकैत और उसके पूरे गैंग के द्वारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं बोलेगा। सुप्रीम कोर्ट तब बोलेगा जब भारतवर्ष में इस तरीके की महामारियां और अधिक फैल जाएंगी और अधिक तेजी से फैलेंगी। शाहीन बाग में क्या हुआ? उस समय पर जितने लोगों को पकड़ा गया था, यूएपीए लगाया गया था, हमारे देश के महामहिम माननीय कोर्टों ने उनको रिहा कर दिया और उल्टे दिल्ली की पुलिस को ही फटकार लगा दी। और यहां पर भी जो मैंने पहले भी कहा था कि जो काम पाकिस्तान नहीं कर पाया, चीन नहीं कर पाया, हर बार 26 जनवरी 15 अगस्त को वो चाहते थे कि लाल किले को ध्वस्त करें, वहां पर बम फोड़ें, दिल्ली को हम दहलाएं, वो लोग काम नहीं कर पाए। लेकिन यहां राकेश डकैत और अरविंद केजरीवाल की मिली भगत ने लाल किले पर हमला करवा दिया। लेकिन देश में बैठे हुए गद्दार अभी भी उन्हीं लोगों को प्रेज करने में लगे हुए हैं। जिस देश के अंदर इतने गद्दार भरे हुए हों, उनको पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की, चीन जैसे दुश्मन देशों की आवश्यकता नहीं होती है। मैंने पहले भी कहा था कि क्यों और किस वजह से ये विरोध हो रहे हैं, किन कारणों से हो रहे हैं। इसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान और चीन के बिजनेस को प्रमोट और सपोर्ट करने के ही प्रोपेगेंडाज हैं और कुछ नहीं। लेकिन मेरे देशवासी कहाँ समझने वाले हैं? वो लोग जिनके बच्चों को जला करके बॉर्डर पर मार दिया गया, वो लोग भला कहाँ समझने वाले हैं? वो लोग जिनकी बहन बेटियों को बॉर्डर से उठा करके पंजाब में बंधक बनाया जा रहा है, वो कहाँ समझने वाले हैं? वो पश्चिम बंगाल के लोग जिनकी बेटियों का सामूहिक दुष्कर्म किया गया, वो कहाँ समझने वाले हैं? और फ्री का पानी, बिजली और फ्री की हिंसा और फ्री की मृत्यु पाने वाले दिल्ली वाले लोग अभी इस क्राइसिस को कहाँ समझने वाले हैं? अभी इन लोगों को और मौके दिए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि 150 करोड़ की इस दुनिया में, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी आपस में अपने आप में एक दुनिया है। इस दुनिया में गद्दारों की कोई कमी नहीं है। दोस्तों,
ये सभी जानकारियां जागरूक लोगों तक पहुंचानी अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो इस प्रकार की ये घुन, इस प्रकार की ये दीमक हमारे देश को इसी प्रकार से खोखला कर देंगी जिस प्रकार से आज ही के दिन इमरजेंसी लगा करके हमारे देश को खोखला करने का बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। वो चीजें हमारे हाथ से निकल चुकी, वो पानी बह चुका, लेकिन बहुत सी धाराएं हमारे हाथ में हैं जिनका रुख हम अभी भी मोड़ सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।